चले बेटा इधर फोकस, पीछे बेटा क्लास। अब आवाज नहीं करें, फटाफट देखें। सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं यहां पर आयनिक कंपाउंड्स की जनरल प्रॉपर्टीज, और जनरल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ध्यान रखें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट था। नेक्स्ट वन हमने क्या लिखवाया था बेटा? सॉल्युबिलिटी लिखवाया था। थर्ड वन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी था हमारे पास। ठीक है बेटा, एक बात ध्यान रखें। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन क्या था हमारे पास? फिजिकल स्टेट है, ठीक है। और फिफ्थ वन है नॉन डायरेक्शनल। तो बेटा इधर ध्यान दो फटाफट, अब आवाज नहीं बिल्कुल पीछे। तो सबसे पहले ध्यान दे बेटा, इसमें हमें क्या करना है? हमारे पास है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फिजिकल स्टेट एंड नॉन डायरेक्शनल। मतलब जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। ये पहले ही बता चुका हूं। यानी जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, तो कल ये हमें बता चुके थे। बेटा पहली बात, अगर आपसे कोई पूछे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड का। जैसे एक आयनिक कंपाउंड है NaCl, और भी कंपाउंड हमारे पास है MgCl2। ये सारे कंपाउंड्स हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? हाई होगा। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है? तो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बेटा इनके बीच में दो मॉलिक्यूल आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो बेटा इन्हें तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें जो रिक्वायर्ड होगी, अगर हम बात देखें तो क्या होगा? हाई एनर्जी चाहिए होगी हमें। हाई एनर्जी, इसलिए बेटा ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? हाई होता है। तो बेटा ध्यान रखें, अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड्स का, वो जनरल कैसा होता है, तो जनरल द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी आयंस। आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और अगर हमें इन्हें तोड़ना है तो रिक्वायर्ड होगा आपको क्या? हाई एनर्जी, ज्यादा एनर्जी आपको चाहिए होगी। ये आपको क्लियर बताया था मैंने कल। नेक्स्ट वन बेटा, ये पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है बेटा, पहली बात तो ये देखेंगे, अगर हम सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो देखते हैं पोलर, और सेकंड वन इज नॉन पोलर। आगे बात समझ में। अब पहली बात तो बेटा ये देखना है कि अगर सॉल्युबिलिटी हम करते हैं, जैसे मैंने कहा वाटर इज द पोलर इन नेचर, और बेटा NaCl आप नमक आप देखें तो नमक को जब पानी में डालते हैं तो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। तो ऐसा क्या नेचर है, हम कैसे पता करेंगे कि H2O में डिसॉल्व होगा? अगर हम बात करें तो ये बेटा आपका किसमें? आपका एसीटोन में डिसॉल्व होगा। अब आप कैसे पता करेंगे कि एसीटोन में ये डिसॉल्व होगा या नहीं होगा? वाटर में तो आप पता कर लेंगे। तो बेटा क्या करना है, ये डिपेंड करेगा ऑन दी बिहाफ ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर के नेचर पे। तो कैसे करेगा? जैसे NaCl है, अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये Na+ और Cl नेगेटिव बनता है, और बेटा आसानी से पानी में डिसॉल्व हो जाता है। क्योंकि बेटा अगर जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव बनता है, जिस भी मॉलिक्यूल्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव बनता है, दैट इज पोलर इन नेचर। वो क्या कहलाएगा? पोलर इन नेचर। और बेटा ये एक लाइन याद रखना, ये आपकी 12th क्लास में भी आएगी, लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है कि पोलर में डिसॉल्व होगा। किसमें होगा? पोलर में। ठीक है, और नॉन पोलर आपका किसमें डिसॉल्व होगा? डिसॉल्व इन नॉन पोलर। अगर दो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, तो बेटा डिसॉल्व नहीं होगा। और अगर दोनों पोलर है तो डिसॉल्व होगा। अगर दोनों नॉन पोलर है तो भी डिसॉल्व होगा।
तो कहने का कंडीशन क्या है यहां पर, तो ध्यान रखें, अभी ये नीचे वाली प्रॉपर्टीज हम बाद में पढ़ेंगे, इधर ध्यान दें, अरे इधर ध्यान दो। तो बेटा ये कैसे पता चला कि भाई NaCl इज डिसॉल्व होगा बेटा किसमें, वाटर में, यानी वाटर कैसा है, पोलर इन नेचर। अब मैं कैसे पता करूंगा कि वाटर पोलर है, तो बेटा आपको सबको मालूम होगा कि अगर हमें मालूम पड़ गया कि NaCl तो पोलर है क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ रहा है, लेकिन जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो पोलर कैसे है, तो बेटा ध्यान रखना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो एलिमेंट्स याद रख लो, ये जो एलिमेंट्स है, अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन फर्स्ट नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, सबसे ज्यादा पावर होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, ऑक्सीजन सेकंड नंबर का है, नाइट्रोजन थर्ड नंबर का है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, ऑर्डर रहता है ये, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। अब बेटा देखो, ये इनकी टेंडेंसी, दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स इन पीरियोडिक टेबल, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होते हैं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। अब आप कैसे पता करेंगे, तो बेटा आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाते होंगे भाई, ऐसे तो बनाते हैं। अब बेटा ये बताओ मुझे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादा पोलर कौन है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो बेटा ये जो बॉन्ड होते हैं, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड, वैसे तो ये बीच में होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से, तो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, लेकिन ये बीच में होने चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। देखो बेटा जब भी देखें तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, मान लो ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है, जब वो कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं तो हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय 2 एटम्स, तो बेटा बीच में होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल है, तो ज्यादा पावरफुल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से देता है पूरा पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से लेता है उसे पूरा नेगेटिव चार्ज आता है। यहां पर इसने क्या किया, स्लाइटली क्या कर दिया, अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्शन, तो इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही बेटा यहां पर ध्यान रखो, अगर मैं बात करूं इसका तो इस पे भी नेगेटिव और इस पे भी कौन सा, पॉजिटिव। जब किसी पे पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब वो पोलर इन नेचर है। आगे बात समझ में। अब आपसे पूछे, जैसे अब आपको नहीं मालूम है कि NaCl अमोनिया में डिसॉल्व होगा नहीं होगा, बताओ होगा या नहीं होगा, दिस इज पोलर और नॉन पोलर, पोलर आ रहा है, तो बेटा पोलर आ रहा है इसका मतलब इसमें डिसॉल्व होगा। आपसे कहा एसीटोन, एसीटोन का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा, ये कम पोलर होता है लेकिन होता तो पोलर है, तो बेटा देखो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन। देखो ऑक्सीजन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड है, तो आपको क्या देखना है कि इनमें से कोई एलिमेंट प्रेजेंट है क्या नहीं है, अगर है इट मींस इट इज अ पोलर इन नेचर। यानी याद रखना ये रूल, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो ये मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिसॉल्व होंगे, आयनिक कंपाउंड्स ऑलवेज पोलर इन नेचर, और पोलर होते हैं तो पोलर में ही क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे, बट ये नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होंगे। नॉन पोलर जैसे कौन सा, अगर नॉन पोलर की बात करूं, जैसे मेरे पास ये है बेटा C6H6, दिस इज कॉल्ड बेंजीन और दिस इज अ नॉन पोलर। क्या बताओ इसमें से कोई एलिमेंट यहां मौजूद है, इसमें से कोई भी एलिमेंट यहां पर मौजूद नहीं है, और कार्बन और हाइड्रोजन की लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन अगर तब भी पूछा जाए कि किसकी ज्यादा होती है तो कार्बन की होती है, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे हम पोलर नहीं कहते। अगर कोई बच्चा पढ़ाई के साथ थोड़ा शरारती भी है तो उसको शरारत नहीं कहा जाएगा। आरी भाषण में तो ये क्या क्या कहा गया, मतलब कार्बन, एक मिनट रुक जा, हैंड रेस हो रहा है कहीं, बेटा हैंड रेस तो दिख नहीं रहा है मेरे को, हाँ बेटा चैट सेक्शन में बोल दीजिए मेरे को। इधर ध्यान दे बेटा, सबसे पहले ध्यान दे, अभी मैंने आपको बताया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी बताई सॉल्युबिलिटी। तो जब सॉल्युबिलिटी में देखूंगा, अभी देखें इसको केवल सॉल्युबिलिटी को ही मैं समझा रहा हूं यहां पर, अरे जिसपे बेटा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव साइन आएगा, द बॉन्ड is formed in different electronegative atoms। जब बॉन्ड 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स वाले एटम के बीच में बना हो तो उसे क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड, बस इसलिए पोलर कहेगा। अब एक बात ध्यान रखो,
सेकेंड पॉइंट, तो बेटा ये आपको मालूम होगा, मैंने आपको क्या बताया, सॉल्युबिलिटी। तब सॉल्युबिलिटी में हमने किया तो कौन सा रूल याद करना है, लाइक, डिसॉल्व और कौन सा, लाइक। यानी आपको याद करना है कि पोलर डिसॉल्व होगा पोलर में, और आपका नॉन पोलर डिसॉल्व होगा किसमें, नॉन पोलर में। तो बेटा यहां पर लिख लो सॉल्युबिलिटी में, द आयनिक कंपाउंड्स आर या सॉल्युबल लिख लो या डिसॉल्व लिख लो, कुछ भी लिख लो, आर सॉल्युबल या डिसॉल्व, द आयनिक कंपाउंड्स आर डिसॉल्व in polar solvents but not dissolve in non-polar solvents। ठीक है बेटा, आप नीचे लिख लो किस किस में डिसॉल्व होगा, ठीक है, बिकॉज ionic compounds are polar in nature। कैसे रहेंगे बेटा, पोलर। और ये लिख लो बेटा नीचे लाइक डिसॉल्व लाइक, और लाइक डिसॉल्व लिख लो पोलर डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। देखो पहले ये लिख लो फिर बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब किसी देख लेना, फटाफट इसको कवर कर ले, चले फटाफट लिखे बेटा, बिल्कुल इधर ध्यान दें। अब देखो बेटा, सीधी सिंपल बात है। दूसरी चीज ये करना है कि आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व किसमें होगा, तो आयनिक कंपाउंड ऑलरेडी पोलर है, क्योंकि बेटा अगर मैंने NaCl ले लिया या कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लिया उस पे पॉजिटिव निगेटिव आता है, और बेटा जिस पे पॉजिटिव निगेटिव आता है चाहे थोड़ा सा भी आए वो पोलर इन नेचर कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा पोलर है क्योंकि इस पे पूरा पॉजिटिव और पूरा क्या है, निगेटिव। अब आपसे पूछेगा जैसे H2O है, इस H2O में ये डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, तो आपको मालूम है नमक डिसॉल्व होता है पानी में, तो क्या रूल रखेंगे, आपसे कहेगा व्हाई द NaCl इज डिसॉल्व इन वाटर, तो बिकॉज आप कहेंगे इट फॉलो लाइक डिसॉल्व लाइक, ये वाला कर रहा है, बिकॉज द पोलर डिसॉल्व इन पोलर, NaCl इज पोलर और H2O इज ऑल्सो पोलर, इसलिए देखेंगे। अब देखो बेटा, इन एलिमेंट्स में से फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फर्स्ट नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, ऐसे ही चौथा, पांचवा। अब ये देखो ये एलिमेंट इसमें मौजूद है, ये ज्यादा पावरफुल है। जब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं बेटा, जब हम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो बेटा ध्यान रखना हमने क्या करना है बेटा, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए इधर ध्यान दें। ये हमारे पास है H2O का स्ट्रक्चर, ये तो बनेगा, बाकी आपको मालूम होगा ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। अब बेटा ये कैसे पता चलेगा ये पोलर है, तो बेटा ऑक्सीजन इसमें मौजूद है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा पावरफुल है बेटा, तो एक जो बॉन्ड बना होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर बॉन्ड। अगर दो एटम्स हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, ज्यादा ही, तो उसे क्या बोलेंगे, पोलर बॉन्ड बोलेंगे। इसका मतलब बेटा ये क्या करेगा, ज्यादा पावरफुल होता है तो इलेक्ट्रॉन्स तो बीच में होना चाहिए, बट ये क्या रखता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास में थोड़ा सा खींच लेता है, तो इस पे थोड़ा सा जो खींच लेता है नेगेटिव चार्ज, और जिससे चला जाता है उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को देता है उस पर नेगेटिव वो पॉजिटिव आता है, और जो खींचता है उस पर कौन सा आता है, नेगेटिव। तो इसलिए थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे ही बेटा इस बॉन्ड को खींचेगा, तो ये आएगा पार्शियल नेगेटिव और ये आएगा पॉजिटिव। जब बॉन्ड दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में बना हो तब, और इनमें से कोई एलिमेंट हो स्पेशली तब, वो क्या कहलाएगा, पोलर। तो बेटा इस पे भी ये ऐसा ही काम करेगा, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आया नहीं आया, और इस पे भी कौन सा, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब बेटा ये भी पोलर हुआ और ये भी कैसा हुआ, ये जो H2O मॉलिक्यूल है ये भी कैसा हुआ, पोलर। तो पोलर डिसॉल्व होगा किसमें, पोलर में। अब आपसे ये कह दे कि क्या NaCl ये तो पोलर मॉलिक्यूल है,
अब आपसे कहते हैं कि ये बताओ क्या ये बेंजीन में डिसॉल्व होगा? बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। आपको हाइड्रोजन दिखाई नहीं जाते, कार्बन दिखाई नहीं जाते। यहाँ पर जहां पर ये है वहां पर सब ज्वाइंट्स है, वहां कार्बन है, और ये जो रिंग लगा रखा है अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो बेटा ये कार्बन कितने बना रहा है? 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन लगा होता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर C6H6 होता है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए बेटा ये नॉन पोलर होता है। जहां पर भी आपको कार्बन हाइड्रोजन मिलेगा वो नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ाएगा, नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ाएगा। अब आपसे पूछेगा ये पोलर और ये नॉन पोलर, क्या ये डिसॉल्व होगा इसमें? नहीं। आपसे पूछ ले बेटा ये, आप देखें ये हमने किया और ये मैंने बना दिया टॉलीन, दिस इज कॉल्ड टॉलीन। क्या टॉलीन में डिसॉल्व होगा? नहीं, क्योंकि इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है। तो ध्यान रखेंगे बेटा इन जो पोलर सॉल्वेंट है। अब आपसे पूछ ले CCl4, इसका क्वेश्चन आता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो पहले पूछ रहा है इसने NaCl वाटर में डिसॉल्व होगा? होगा, बिकॉज इट्स पोलर। NaCl किसमें? बेंजीन में डिसॉल्व होगा? नहीं होगा, बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये नॉन पोलर है। आपसे पूछा जाएगा कि ये डिसॉल्व होगा इसमें टॉलीन में? ये भी नॉन पोलर है, डिसॉल्व नहीं होगा। क्या अब ये NaCl में CCl4 में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा? ये बताओ मुझे। नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना बेटा, यही क्वेश्चन है, यही एक्सेप्शन, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। CCl4 इज नॉन पोलर इन नेचर। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि इसमें से मौजूद होगा तो वो पोलर कहलाएगा। तो बेटा ध्यान रखो, ये Cl, ये Cl, CCl4 है ना, तो जितनी पावर से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतनी पावर से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को बीच से कहीं जाने ही नहीं देगा। इसलिए बेटा ये नॉन पोलर होगा, क्योंकि इसके जो चार्ज खींचेगा ये और ये खींचेगा, तो ये अगर आपके पास एक टुकड़ा है और एक 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो ये टुकड़ा कहां जाएगा? वहीं रेस्ट में रहेगा। इसी तरीके से इधर भी उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, इतना भी। तो इस पे ना तो पार्शियल आता है, ना तो पार्शियल पॉजिटिव, ना ही पार्शियल। तो याद रखना NaCl is not dissolved, यानी ionic compounds are not dissolved in carbon tetrachloride because carbon tetrachloride is a non-polar in nature. आगे बात समझ में? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेटा डिसॉल्व होगा, लेकिन वो देखा जाएगा उसकी पोलरिटी के बिहाफ पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नॉन पोलर भी पोलर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे हमने बात की। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पोलरिटी और नॉन पोलर के बिहाफ पे, ठीक है? तो बेटा लिख लिया, तो लाइक डिसॉल्व। तो बेटा एक लाइन बना के लिख लो, क्योंकि ये CCl4 इज नॉन पोलर इन नेचर। नीचे लिख लो NaCl इज नॉट डिसॉल्व इन CCl4, यानी आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट डिसॉल्व इन CCl4 बिकॉज CCl4 इज नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर इन, पता है ना रहा, ठीक है? क्लियर हो गया? सॉल्युबिलिटी क्लियर हो गई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? कोई दिक्कत? ठीक है। और एक्सेप्शन जो आना है वो CCl4 का ही आएगा। बाकी जब हमको नोट्स मिलेंगे तो उसमें पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट बिल्कुल क्लियर होंगे कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वन ध्यान रखें, थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या लिखवाई थी बेटा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फटाफट देख लो बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब यानी कहने का मतलब ये है, जैसे मेरे पास बेटा NaCl है, NaCl को आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसलिए बार बार मैं NaCl ही ले रहा हूं। तो आपको बेटा अगर एक कंटेनर में अगर NaCl भर दिया जाए, केवल NaCl, केवल क्या भर दिया जाए? NaCl, ये सब NaCl के मॉलिक्यूल्स होंगे, कोई भी इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, प्योर NaCl है, नमक है पूरा। अब अगर आप इसमें वायर डाल लें, तो बेटा वायर डाल लें तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी। ये कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। तो आयनिक कंपाउंड्स आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में एक्वस सोल्यूशन में क्या होते हैं? कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या कर सकते हैं? मतलब कंडक्टर बन जाते हैं। इधर देखो, अगर मैंने NaCl को यहां पर बेटा एक Na एक Cl से बिल्कुल फिक्स होगा, यहां पर आइंस फ्री नहीं होंगे। अगर ये बताओ मुझे, अगर मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो किसकी वजह से होती है?
आयंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और कर्नल्स की वजह से। कर्नल्स का मतलब पॉजिटिव होता है, जो कॉपर होगा, जैसे कॉपर का ले लिया तो उसमें पॉजिटिव होगा नहीं होगा, तो बेटा ड्यू टू फ्री आयंस मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यहाँ पर बेटा NaCl जब सॉलिड स्टेट में होगा तो एक NaCl से एक Na दूसरे Cl को क्या रखा होगा, बिल्कुल बांधे हुए रखा होगा, और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर तो आयंस फ्री है ही नहीं। अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो बेटा ये आयंस जो हो जाएंगे, आपको मालूम था कि डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये फ्री हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। यानी सॉलिड स्टेट में बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे, और मोल्टन स्टेट में यानी एक्वा सॉल्यूशन मोल्टन स्टेट या फ्यूज स्टेट में बेटा ये इलेक्ट्रिकल क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर रहेंगे ड्यू टू फ्री आयंस। तो लिखेंगे द आयनिक कंपाउंड्स आर इंसुलेटर ही तो बोलेंगे है ना, या डू नॉट, चलो जो बोल दिया। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट because the ions are held together, the ions are held held together by strong electrostatic force of attraction। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फुल स्टॉप। therefore the ions are not free, फ्री नहीं होंगे सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा आयनिक कंपाउंड्स, हाँ ये मोल्टन स्टेट में पानी डाल के करेंगे ना बेटा, पानी डाल के एक्वा सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब क्या हुआ, ये देखो अगर मेरे पास पानी है, ये मेरे पास पानी है, तो ये अभी एक्वा सॉल्यूशन नहीं है। जैसे ही मैं इसमें NaCl डाल दूंगा तो ये Na प्लस और Cl में टूट जाएगा, यानी वो सॉल्यूशन जिसमें आयंस मौजूद हो, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन। तो आयनिक कंपाउंड्स आर कंडक्टर, in a molten state या और aqua solution, because the ions are free to move। बेटा एक बात ध्यान रख लो, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। जब आयंस फ्री नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को कौन ट्रांसफर करता है, आयंस, लेकिन आयंस इसमें फ्री नहीं थे, क्योंकि बेटा जो बॉन्ड था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था और आयंस फ्री नहीं थे। यहां पर बेटा जब मैंने पानी में इसको डाल दिया तो आयंस बने, और आयंस क्या है, फ्री, तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था बेटा, फिजिकल स्टेट। ठीक है, और जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी बेटा इनकी, मोर द आयंस आर प्रेजेंट मोर द कंडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट वन ध्यान रखें, हमने फोर्थ वन पॉइंट लिखा बेटा फिजिकल, बेटा बातें नहीं, फिजिकल स्टेट। तो बेटा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये किस तरीके का सॉलिड बनाते हैं। आपको मालूम है कि NaCl सॉलिड है, MgCl2 सॉलिड है, ठीक है, MgSO4 सॉलिड है, ये सब सॉलिड है हमारे पास, सब सॉलिड नेचर होगा, सब सॉल्ट होते हैं। और जितने भी सॉल्ट होते हैं, जैसे मैंने ले लिया FeSO4, या मैंने ले लिया MgSO4, या हमने ले लिया MgCl2, या ले लिया NaCl, ऑल सॉलिड्स सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑल सॉलिड्स, ये द आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। बट बेटा सॉलिड भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेटा अमॉर्फस और एक होता है बेटा क्रिस्टलाइन। सॉलिड होते हैं, दो तरीके के होते हैं। अब इस सॉलिड में से कौन सा करेगा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। तो बेटा याद रखना क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है वो अभी मैं बताता हूं। पहली बात तो आपसे पूछा जाएगा फिजिकल स्टेट,
तो आयनिक कंपाउंड्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट कौन सा, सॉलिड कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो लिख लेंगे द आयनिक कंपाउंड्स अमोर्फस ए, चलो अभी दोबारा लिख देंगे, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स क्या लिखवाया मैंने, जनरली एग्जिस्ट इन, द आयनिक कंपाउंड्स जनरली एग्जिस्ट इन किसमें, इन सॉलिड स्टेट, या क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिख लेना क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या लिख लेना बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपसे पूछा जाएगा किस तरीके का सॉलिड होगा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा, तो बेटा देखो, अगर मैं इसमें एग्जांपल लूं, जैसे ग्लास अमोर्फस सॉलिड है, रबर अमोर्फस सॉलिड है, और जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं NaCl, MgCl2, जितने भी आयंस होंगे वो सब क्रिस्टलाइन में आते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो बेटा यहां पर जो पार्टिकल्स होंगे वो बेटा इन रेगुलर अरेंजमेंट होगा, इन रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और यहां पर कैसा होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगा। अगर हम बात करें तो बेटा रेगुलर अरेंजमेंट कैसा होगा, इसको मैं समझा रहा हूं। जैसे हमारे पास बेटा अमोर्फस सॉलिड है, ठीक है, अमोर्फस, इसको समझ लें, अमोर्फस सॉलिड, इसको समझाने का वैसे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट बोलेगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्या होता है, और बोल दे बेटा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैंने क्या लिखा है, और वहां पर इर्रेगुलर। तो बेटा अगर मैंने तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आपको वैसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि रबर का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है, तो यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ले लिए वो मैंने ए और बी ले लिए, और यहां पर भी क्या ले लिया हमने, ए एंड बी। जैसे NaCl है तो Na को मान लिया ए और Cl को मान लिया क्या, बी, तभी एक दूसरे में क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। तो यहां पर देखो, अगर मैं देखूं तो जैसे हम बना रहे थे बेटा Na, फिर क्या बना रहे थे, Cl, ठीक है, फिर हमारे पास आ रहा था Na, फिर क्या आ रहा था, Cl, फिर आ रहा था Na। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट चल रहा है, यानी ए के बाद बी, बी के बाद ए, और ए के बाद बी, फिर ए, और फिर बी। टॉपिक बहुत बड़ा है बेटा ये, बस यहां तक हम पढ़ेंगे इसको, रेगुलर अरेंजमेंट। द सॉलिड्स व्हिच हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जिसमें इनरेगुलर अरेंजमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, अमोर्फस। देखो यहां पर कैसा होगा, ए आ गया, हो सकता है बी आ जाए, लेकिन फिर से बी आ जाएगा, यहां फिर भी आ सकता है, कोई बेटा रेगुलर अरेंजमेंट यहां पर नहीं। ध्यान रखें, यहां पर कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं। रेगुलर कैसा होगा यहां पर, इररेगुलर अरेंजमेंट। आ रही बात समझ में, तो रेगुलर और इररेगुलर अरेंजमेंट समझ गए। पीछे बेटा लास्ट लाइन, एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए फिजिकल स्टेट तो दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक सॉलिड का, आयनिक कंपाउंड्स कहते होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आपसे पूछा जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या कहलाता है, वैसे पूछेगा नहीं, तो बेटा द सॉलिड्स व्हिच हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जिसमें इनरेगुलर अरेंजमेंट होता है वो अमोर्फस कहलाते हैं। वैसे बेटा इसमें बहुत कुछ है कि आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, ट्रू सॉलिड, स्यूडो सॉलिड, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बहुत कुछ है, लेकिन आपके 11th में कितना है, केवल ये बताना है हमको क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ठीक है। तो समझ गए, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन लिख लो नीचे, द सॉलिड विच हैव, हाँ, द सॉलिड विच हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द सॉलिड विच हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोई दिक्कत बेटा, आगे बढ़े, नेक्स्ट वन देख लो बेटा। ये तो मैंने आपको बताया था डायरेक्शन, तो बेटा द आयनिक कंपाउंड्स या द आयनिक बॉन्ड्स आर कैसे होते हैं बेटा, नॉन डायरेक्शन। तो सिंपल सी बात देख लो, ठीक है, ठीक है। द आयनिक, उसमें ये नहीं होता है कि कहां से, किधर से अटैक हो रहा है, किधर से अट्रैक्शन लग रहा है, किस डायरेक्शन में,
ठीक है, तो द आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल। अब आप बता सकते हैं Na जो है पॉजिटिव और Cl है, तो आप क्या यही बताएंगे कि Na और Cl इधर से कर रहा है, क्या Cl इधर से नहीं कर सकता? या NaCl आप बना रहे हैं तो Cl क्या यहां से नहीं कर सकता? नो डायरेक्शन ऑफ आइंस, कोई डायरेक्शन नहीं है किधर से क्या हो रहा है, तो दे आर कॉल्ड नॉन डायरेक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा इनमें कोई भी डायरेक्शन मौजूद नहीं होती है, यानी आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शन होते हैं और आयनिक कंपाउंड भी क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शन। अब देखें बेटा, ये टॉपिक हो गया हमारा कवर। ठीक है, ध्यान रखना है। अब मैं पूछ लेता हूं कि मैंने अभी क्या पढ़ाया है, फिर हम स्टार्ट करते हैं बेटा फॉर्मल चार्ज। टाइम कितना बचा है, फिर स्टार्ट करेंगे। 15 मिनट, फटाफट कर ले, कोई बात नहीं, इधर देख, कोई बात नहीं, मैं 7 ही मिनट में करा दूंगा आपका। अरे यार अभी तो बताई, कितनी बार बताई, वीडियो में देख लेना, वीडियो अपलोड होगा। इधर ध्यान दे बेटा, सेकंड टॉपिक इज फॉर्मल चार्ज। तो बेटा ये जो चार्ज है इसको बड़े ध्यान से समझना है। तो ध्यान रखें, अगर मेरे पास बेटा जैसे O3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, पहले एग्जांपल से समझेंगे और सबसे अच्छा एग्जांपल है, तो आपसे कहेगा कि O3 मॉलिक्यूल है और इस पे कितने ऑक्सीजन है। बेटा इधर ध्यान दे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाद में नहीं आएगा, बाद में आप कहोगे कि सर समझ में नहीं आया। इधर ध्यान रखें, हमारे पास O3 मॉलिक्यूल है, कितने ऑक्सीजन है बेटा इसमें, 3। तो बेटा 3 जब ऑक्सीजन है मेरे पास, तो आपसे ये कहेगा कि इस पे फॉर्मल चार्ज बताइए। एक मॉलिक्यूल दे देगा, उसमें क्या भरेगा, फॉर्मल चार्ज। हर आइटम पे ये मॉलिक्यूल है और आइटम पे पूछेगा फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या होता है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन दी एटम इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर एटम के ऊपर कितना चार्ज मौजूद है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। जैसे मैं इस पे एक चार्ज लगा दूं निगेटिव, तो ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उस पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसको बड़े ध्यान से करना है बेटा, वरना ये क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। अगर हम फॉर्मल चार्ज का अगर हम देखें कैसे निकालना है किसी भी एटम पे, तो मैंने ले लिया बेटा ये एटम नंबर 1, ये एटम नंबर 2 और एटम नंबर 3। अब एक बात देखें, क्या करना है, ऑक्सीजन जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 और अच्छा वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने बेटा, 6। तो सबसे पहले ये बताओ इसमें कितने एटम है, कितने, 3। तो बेटा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अगर हमारे वैलेंसी टोटल हो गए तो 2 × 3 यानी कितने हो गए, 18। अरे ले ना, बात वही थी, हाथ रपक गया थोड़ा सा। अब देखें क्या करना, कोई बात नहीं हो, तुम लोग भाई टाइम कम बचा है। देखो एक बात, केमिस्ट्री के लिए ऑलरेडी टाइम कम मिलता है ना। और मुझे इधर ध्यान दे, अब ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, इधर ध्यान दो। पहली बात देखो, O3 मॉलिक्यूल है, आपसे पूछेगा ईच ऑक्सीजन एटम पे आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो बेटा आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, तीनों एटम्स को अलग अलग कर लो। एटम्स को अलग करने के बाद ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का वो लिखें, ऑक्सीजन के बाद उसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। कितने हैं बेटा मेरे पास, 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 18। 18 एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, सबका ऑक्टेट। पहला ध्यान रखें, सबके बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगाना है आपको, कोई दिक्कत। अब देखना बेटा, इधर ध्यान देखना बहुत ध्यान से, वरना ये क्वेश्चंस आपसे फॉर्मल चार्ज वाले क्वेश्चन नहीं होंगे अगर आप अपना मेथड लगाते रहेंगे। इधर ध्यान रखें, मेरे पास ये बताओ बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इसी में कैलकुलेट होंगे क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड बना होगा किससे, 2 इलेक्ट्रॉन से। अब क्या करना है, मुझे इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 2 तो है इसके पास, कितने लगाने हैं मुझे, 6। तो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स मैं यहाँ पर पुट अप कर दूंगा और यहाँ पर क्या कर दूंगा, यहाँ पर भी 6 कर दूंगा, यस और नो। और यहां पर भी क्या कर दूंगा, 6। अच्छा अब देखो बेटा, जब मैंने 6 कर दिए तो सबसे पहले ध्यान रखो, 6 और 6 18 हो गए। अब क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है,
6, ये 2 ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है क्योंकि 2 2 4 2 6 और 2 8 8 हो गए। क्या इस ऑक्सीजन का देखो 6 और ये कितने हो रहे हैं, कितने हो गए 6 ज्यादा हो रहा है ना 6, अरे यार ये देखो इसके 6 और इसमें 2 और ऐड है, कितने हो गए 8, इसमें 6 ऑक्सीजन नंबर 2 में और ऑक्सीजन नंबर 3 में 6 और 2 कितने हो गए 8, ये तो हो गए। अब बेटा बचे कितने, बचे कितने हमारे पास 8 8 16, 2 ही तो बचे। फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में कितने बचे बेटा, अरे भाई एक बात देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हमने यूज कितने कर लिए 16, बचे कितने 2 बचे केवल, तो 2 बेटा यहां पर लगा दो, आगे क्लियर हो गई। एक बात ध्यान रख लो, बिल्कुल इजी है, अगर आप एक बिल्कुल ध्यान से 100% इधर देख लें तो एक ही बार में क्लियर हो जाना है, ठीक है। एक बार देखो तो केवल 2 मिनट, बिल्कुल 2 मिनट बेटा शांति, पीछे 2 मिनट की शांति रख लो, 2 मिनट में आपको समझा देना है। यहाँ इधर ध्यान दो फटाफट, आपसे कहेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, आपको ऑक्सीजन बेटा अब आवाज नहीं, बिल्कुल जिसको आवाज करनी बाहर चला जा, बिल्कुल इधर ध्यान दे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है मेरे पास, इसमें ये कहेगा बेटा आपको खुद ही मालूम है इसमें कितने एटम मौजूद है, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, ईच ऑक्सीजन एटम पे आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, जितने भी ऑक्सीजन है उनको बेटा इस तरीके से अरेंज कर दो, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, अगर आपको करना है ऑक्सीजन एटम है तो उसके आउटर मोशन में वो सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो 2 और 6 बैलेंसी सेल, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, और बेटा मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो बेटा टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स देखूं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो 3 × 6 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। तो बेटा याद रखना बीच वाले को छोड़ के पहले अरेंज करना कॉर्नर वाले पे, 18 इलेक्ट्रॉन्स करने। इसके बाद जो स्टेप रहेगा, मैंने कुछ नहीं किया, O3 को मैंने कर दिया, उसके बाद मैंने कहा O3 3 थे, 6 इलेक्ट्रॉन है एक में, तो होगा 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स को मैं अरेंज करूंगा, सबसे पहले अरेंज करूंगा कोने वाले पे, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, अपने आप सभी में सिंगल बॉन्ड लगाना है, कुछ नहीं करना है, सिंगल बॉन्ड लग गया। अब देखो क्या करना है, इस ऑक्सीजन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है 2, कितने कम है 8 में 6, तो बेटा ये मैंने 6 लगा दिए, कोई दिक्कत है यहाँ पर। इस ऑक्सीजन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है 2, कितने कम है 6, तो बेटा मैंने ये 6 लगा दिए, कोई दिक्कत। पहले कॉर्नर वाले पे लगा दिए। उसके बाद एक बात ध्यान रखो, ये ऑक्सीजन नंबर 1 ले रखा है, ये ऑक्सीजन नंबर 2 और ये ऑक्सीजन नंबर 3, मैंने कितने यूज कर लिए सेकंड वाले ऑक्सीजन पे, देखो बेटा सेकंड वाले ऑक्सीजन पे मैंने 6 और 2 6 और 2 टोटल 8 यूज हो गए। नेक्स्ट वन थर्ड वाले कार्बन पे ऑक्सीजन पे 6 और 2 कितने यूज हो गए बेटा 8, टोटल कितने हो गए 16, बचे कितने मेरे पास 2, बेटा इस पे शो कर दो, कोई गलत कर दिया। अब एक बात ध्यान रखिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है क्योंकि 2 और 2 6 और ये 2 2 4 और 2 6 हो गए ये हमारे पास। तो बेटा ये क्या करेगा, ध्यान रखना इसमें से कोई एक एटम क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा और यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा। अब देखो सबके 8 कंप्लीट हो गए, आ गए 8 कंप्लीट, यस और नो। ध्यान रखना है कि क्या करना है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ था तो हमने क्या कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉन उठा के क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। आप इधर देखें तो पहले ये लिखो फटाफट, चले फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला कल करा देंगे। इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर 1/2s, ये लिख लो अभी, कल मैं कराऊंगा आपको। S is the number of bonding electrons, L is the number of electrons which do not take participate in the chemical bonding और B is a valence electron। कल दोबारा बताऊंगा इसको मैं, ठीक है।
कल बेटा 8 बजे क्लास है आपकी, डाउट क्लास 8 बजे। टॉपिक आपके ग्रुप पे आ जाएगा, कौन सा टॉपिक समझाएंगे, तुम्हारे कहने से हो जाएगा। संडे को स्कूल है बेटा कल। रियान बेटा संडे को स्कूल है आपका? अरे भाई साहब